हेलो फ्रेंड्स, आज अपन मेडिसिन के लेक्चर में गर्ड के बारे में पढ़ेंगे। गर्ड मीन्स गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज। इसका हम नॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक्लेजिया में हमने डिस्कस किया था, आइसोफेगस से जब खाना स्टमक में जाता है देन आइसोफेगस का जो लोअर स्पेंटर होता है वो क्लोज हो जाता है। एक्लेजिया में क्या होता है, जो स्पेंटर होता है वो क्लोज ही रहता है, ओइसोफेगस से स्टमक में फूड नहीं जा पाता, पूरा उसका टोन इंक्रीज हो जाता है जिसके वजह से फूड ओइसोफेगस से स्टमक में नहीं जा पाता। यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर जो स्पेंटर होता है वो बंद ही नहीं होता। एक्लेजिया में बंद हो रहा था जिसके वजह से ओइसोफेगस से स्टमक में फूड नहीं जा पा रहा था, लेकिन गर्ड में क्या हो रहा है कि ओइसोफेगस का स्पेंटर बंद ही नहीं हो रहा है, दैट इज ओपन्स। नॉर्मली क्या होता है कि ओइसोफेगस से स्टमक में फूड जाने के बाद लोअर आइसोफेगस स्पेंटर बंद हो जाता है, क्योंकि बंद होने के कारण क्या होता है, प्रिवेंटेड होता है, जो एसिड रिफ्लेक्शन होता है वो ओइसोफेगस में नहीं जाता। लेकिन गर्ड में क्या होता है कि ओइसोफेगस से स्टमक में फूड जाने के बाद ओइसोफेगस का लोअर स्पेंटर जो होता है वो क्लोज नहीं होता, जिसके कारण एसिड रिफ्लेक्शन ओइसोफेगस में जाता है। दिस इज ए गर्ड कंडीशन। दिस इज ए नॉर्मल कंडीशन। इसके स्टमक में गया खाना और स्पेंटर क्लोज हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका रिलैक्सेशन नहीं हुआ। अगर आप गर्ड में देखें इस तरह, यहाँ पर ये देखें कि स्पेंटर बंद ही नहीं हुआ है, स्पेंटर ओपन ही रह गया होता है, जिसके वजह से जो स्टमक का एसिड होता है ऊपर इसोफेगस की तरफ जाने लगता है। दिस इज ए गर्ड, गैस्ट्रो ओइसोफेगस रिफ्लेक्स डिसीज कहलाता है ये। और एसिड रिफ्लेक्स ओइसोफेगस में जाता है तो वहाँ पर बार बार इरोजन डेवलप्ड करेगा। थोड़ी सी इनके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। एक हमारा एसोफेगस होता है, जिसके साथ एक और होता है ट्रैकिया। अब होगा क्या, ऊपर जो हमारे माउथ हैं और टीथ हैं, जो फूड हैं वापस स्टमक से ओइसोफेगस में आते हैं। एसिड रिफ्लेक्स आ रहा है स्टमक से ओइसोफेगस में, देन एसोफेगस से ट्रैकिया में चला जाएगा। जब वो ट्रैकिया में जाएगा मीन्स जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर जाएगा, इसलिए पेशेंट जो है कंप्लेंट करेगा ऑफ द कफ। इसके अलावा पेशेंट को क्या होगा, लेरेंजाइटिस हो जाएगा। एसिड रिफ्लेक्स ऊपर फेरिंग्स में जाएगा, वहाँ पर फेरेंजाइटिस हो जाएगा। और यही अगर एसिड माउथ में आ जाता है तो आते आते लॉन्ग टर्म हिस्ट्री हो गई गर्ड की, तो ऐसे लोगों में क्या होगा, उनके माउथ अल्सर देन टीथ में इरोजन देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों के जो टीथ होते हैं ना, एसिड की वजह से खराब होने लगते हैं। अभी हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं गए और पेशेंट ये फीचर्स लेके आया है। कंप्लेंट्स, हार्ट बर्न, नॉर्मली जब वो खाना खाता है एसिड रिफ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, देन हार्ट बर्न देखने को मिलता है। खाना खाते टाइम एसिड का रिलीज ज़्यादा होने लगता है और स्पेंटर ही बंद नहीं हो रहा है, और एसिड जो है तो प्रॉपरली वापस आएगा ओइसोफेगस में, क्योंकि स्पेंटर ही क्लोज नहीं हो पा रहा है। और साथ में रिकर्जिटेशन भी होगा नाइट के टाइम में। दूसरा कि एसिड भी ऊपर आना शुरू हो जाता है, दैट इज हार्ट बर्न्स देखने को मिलेगा। और साथ में चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है, देन रेट्रोस्टेर्नम पेन भी देखने को मिलता है। स्टेर्नम के बिल्कुल पीछे पेशेंट कंप्लेन करता है एक्सट्रीम पेन, जैसे एंजाइना का अटैक हो। नोजिया, ब्लोटिंग, गैस एंड ब्लीचिंग, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट लेकर आएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं गर्ड का। आल्सो नोन एज रिफ्लेक्स आइसोफेजाइटिस, इट रिफरेस टू रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द लोअर आइसोफेगस स्पिंटर रिजल्टिंग इन आइसोफेगल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। इसको हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में। देन पैथोजेनेसिस क्या है इसके, लोअर आइसोफेगस स्पेंटर जो होता है वो ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन होता है, वो काम नहीं कर पाता। इनकम्प्लीट क्लोज आइसोफेगस स्पेंटर। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन इसका रिस्क फैक्टर हिटल हर्निया, डिलेट गैस्ट्रिक एम्प्टी। गैस्ट्रिक एम्प्टी पाइलोरिस से होता है स्टमक के। यदि गैस्ट्रिक एम्प्टी ही डिलेट होगा, इंटेस्टाइन में डिले हो रहा है फूड को जाने में, तो ऑब्वियसली फूड ऊपर की तरह पुश करेगा प्रेशर की तरह, तो ओइसोफेगस स्पेंटर से ऊपर की तरह आएगा फूड। इसके अलावा जो म्यूकोजा है वो ओवर सेंसिटिव हो गई है, या उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो कमी हो गया है। इसके अलावा क्या है, जो लोअर आइसोफेगस स्पेंटर है उसका टोन डिक्रीज हो गया है। टोन किस तरह से कम होगा, टोन जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करना था ओइसोफेगस को वो टोन इंक्रीज होना था, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों हो सकता है, सीएनएस डिप्रेस के कारण भी हो सकता है। वहाँ पर का जो नर्व लीड कर रहा है उसको प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है।
और प्रेगनेंसी के वजह से भी होता है ये चीज़। जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने के वजह से उसके वजह से जो लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर है उस पर प्रॉब्लम आने लगता है। और ओबेसिटी भी एक चीज़ होता है इसमें। प्रेगनेंसी में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल स्फिंक्टर का जो टोन होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एल्कोहल और टोबैकम के भी कारण लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर का इंटेंसिटी कॉन्ट्रैक्शन का डिक्रीज हो जाता है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी लोअर आइसोफेगस का स्फिंक्टर का इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। कोजेस आपके माइंड में होना चाहिए, बिकॉज इन हिस्ट्री के लिए हेल्पफुल होते हैं। पेशेंट आता है तो उनसे पूछना कि थायराइड का प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुआ है, कोई चीज़ डिप्रेशन तो नहीं ले रहे हैं। फीमेल को नोट करना है। देन एल्कोहल टोबैको का इंटेक तो नहीं कर रहा है, पूछना है उसके पर्सनल हिस्ट्री में। और फीटल हर्निया आपको एंडोस्कोपी में भी देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं इनके, ईसोफेगस सारे डिस्कस कर लिए हैं, हार्ट 1। अब इसके 3 जो मेजर्स डिवेटसन के अकॉर्डिंग जो हैं उसमें एक हार्ट 1 आता है, दूसरा वाटर ब्रश, इसके अलावा रिगर्जिटेशन। ये सारे आप उसमें अभी देखे भी हैं इंट्रोडक्शन में कि हार्ट 1 है, रिगर्जिटेशन है, मेजर सिम्टम्स हैं 1, 2, 3, ये सारे मेजर सिम्टम्स हैं, अभी अपन इंट्रोडक्शन में देखे हैं। हार्ट 1 कब ज़्यादा होगा, बेंडिंग, स्टैंडिंग एंड लाइन डाउन कंडीशन में। देन वाटर ब्रश, इसमें वाटर ब्रश में ये होता है कि जब अंदर एसिड स्टमक से ओइसोफेगस से माउथ में जाता है, साथ ही में जो सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उसके स्टिमुलेशन हो जाता है। उसका स्टिमुलेशन हो जाता है तो सलाइवेशन ज़्यादा करना शुरू कर देता है। दिस इज ए वाटर ब्रश के जब एसिड ऊपर आएगा और ऐसे कंडीशन में सलाइवा ज़्यादा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लोगों को जब मुंह है वो सलाइवा से भर जाएगा। एक्स्ट्रोएसोफेजियल, इसमें चेस्ट पेन होता है और वो चेस्ट पेन ऐसा हो लगता है कि एंजाइना का पेन है। इसके साथ साथ लेरेंजाइटिस भी देखने को मिलता है। देन डेंटल इरोजन भी देखने को मिलता है। देन रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन भी मिलता है। अब सिम्टम्स तो देख लिए, पैथोलॉजी देख लिए, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। डायग्नोसिस जो है तो आप हिस्ट्री से और क्लिनिकल फीचर से उसी से आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। ये फीचर्स देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ का पेशेंट है। लेकिन आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत कब पड़ती है, ये तो नहीं कि हर कोई एक गर्ड के पेशेंट को अपन एंडोस्कोपी कराएं। नहीं, हर किसी के अंदर हम एंडोस्कोपी नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको स्टार दे देते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस है। लेकिन आपको एंडोस्कोपी कब करानी है, यदि ये सिम्टम्स आए ना तो पेशेंट को एंडोस्कोपी करके चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है अंदर से, वो कौन से सिम्टम्स हैं। सबसे पहले कि आप प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर देते जा रहे हैं पेशेंट को, और प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर वो लास्ट ऑप्शन होता है। शुरू में हम एंटासिड्स देते हैं। देन पेशेंट का डाइटरी हैबिट्स उसको चेंज करवानी है। देन एंटी रिसेप्टिव टेक्निक्स देने होती है। फिर भी वो काम नहीं करता तो हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर की ओर जाते हैं। फिर भी प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है। शुरू में क्या करना है, फिर क्या करना है, तो आपको ये फ्रीक्वेंस याद रखना है, ध्यान देने लायक है। प्रोटॉन पंप से रिस्पांस कोई नहीं मिल पा रहा है तो अपन एंडोस्कोपी प्रेफर करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कोई हाइटल हर्निया तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से ईसोफेगस का स्फिंक्टर खराब हो गया होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, उसको देखना है अपन को एंडोस्कोपली। इसके अलावा पेशेंट का जो एज है एबव द 55 ईयर्स ओल्ड एज है, वहाँ पर कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो वहाँ पर भी एंडोस्कोपी करके देखना है कैंसर वगैरह का स्टेट तो नहीं है वहाँ पे इस तरह से। इसके अलावा पेशेंट को कंप्लेंट हो रहा है डिस्फेजिया और पेशेंट को साथ में एनीमिक पेशेंट है तो साथ में उसका वेट लॉस भी हो रहा है। देन साथ में पॉजिटिव फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट में मिल रहा है तो मतलब उसका जो फीकल मेटल है ब्लड आ रहा है उसमें। ये सारे होते हैं 55 ईयर्स ओल्ड एज पेशेंट है। ठीक है, उसको एनीमिया हो गया, उसको क्रोनिक ब्लड लॉस चल रहा है या फिर वेट लॉस हो रहा है काफ़ी टाइम से। फीकल ब्लड ऑकल टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है और इसके अलावा उसको डिस्फेजिया की कंप्लेंट है और ये सारे फीचर्स हैं और पीपीआई को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब हम उनको एंडोस्कोपी के लिए प्रेफर करेंगे कि पहले से ही नहीं शुरू कर देना है कि एंडोस्कोपी कराना है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ध्यान रखना है एट इज द डॉक्टर। ठीक है, डायग्नोसिस अनसर्टन, एंडोस्कोपी नॉर्मल आ रहा है, एंडोस्कोपी किए और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, एंडोस्कोपी में प्रॉपर नॉर्मल आया तो क्या करेंगे वहाँ पे।
और प्रॉब्लम साथ में बना ही है, फिर वहाँ पे हमें मैनोमेट्री की ज़रूरत पड़ता है, मैनोमेट्री करना होता है। मैनोमेट्री में क्या होता है, डिक्रीज लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर का प्रेशर कम हो जाता है। देन 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग भी कर लेंगे। दिस इज ए मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा अब इसका ट्रीटमेंट का बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट बाय द जो आपके लाइफ मॉडिफिकेशन है और ड्रग्स का यूज करना है, ड्रग्स के बाद भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर एंडोस्कोपली चेक करना है, और एंडोस्कोपी भी नॉर्मल आ रहा है लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डायग्नोसिस है, तो फिर मैनोमेट्री करना है और 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग भी करना है। ठीक है, मैनोमेट्री में बता दिया था एक्लेजिया में कि लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है वहाँ पे इंक्रीज होता है, लेकिन गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लेक्शन डिसीज में लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है यहाँ पे डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन है लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर का। और यहाँ पर 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि एसिड कंटेंट कितना है, कि एल्कलाइन है या फिर क्या है। यहाँ पर पीएच मॉनिटरिंग का पिक्चर दिखा देता हूँ। ट्रीटमेंट में इसका सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, इवॉइड पार्टिसिपेशंस, देन वेट लॉस करना है, देन एल्कोहल है या फिर कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ एवॉइड करना रहता है, और स्पाइसी फूड भी एवॉइड करना होता है। देन नाइट में हेड को एलिवेट करके रखना होता है, जिसके कारण नाइट में रिगर्जिटेशन वगैरह ना हो जाए। देन एवॉइड लार्ज एंड लेट नाइट खाना ना खाएं, उसको ये सब समझाना होता है पेशेंट को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में। देन इज गर्ड का फर्स्ट ऑफ ट्रीटमेंट लाइफ स्टाइल ऑफ मॉडिफिकेशंस। फिर उसके बाद ठीक नहीं होता यदि पेशेंट, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। फिर तो ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ता है कि यहाँ सबसे पहले एंटासिड देना होता है। अगर एंटासिड से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर हिस्टामिन रिसेप्टर डायग्नोसिस देना होता है, और इससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर की ओर जाएंगे। एंटासिड में कौन कौन सा दे सकते हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम माइक्रोक्साइड दे सकते हैं यहाँ पर, जो कि एसिड को रिटेलाइज करेंगे। ये सबसे पहले अपन इनिशियल थेरेपी में देते हैं, और इनिशियल थेरेपी में कोई पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है तब फिर अपन हिस्टामिन की ओर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, जो इरिवर्सली हिस्टामिन रिस्पॉन्स होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं और एसिड का सिक्रेशन ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, अगर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तब अपन पीपीआई की तरफ जाएंगे, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होता है तो इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देता है, जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम उसको इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देता है। ये अपन स्टेप बाय स्टेप थेरेपी होता है। सबसे पहले अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है, देन फार्माकोलॉजिकल ऑर्डर में अपन पहले एंटासिड देंगे, फिर हिस्टामिन देंगे, इसके बाद पीपीआई की ओर जाएंगे। स्टार्टिंग में ही अपन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं दिया जाता। पीपीआई में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, ओमेप्राजोल होता है, इसोमेप्राजोल होता है और लैंसोप्राजोल भी होता है। पीपीआई तब दिया जाता है जब अपन की एसिड रिफ्लेक्स क्रोनिक हो गया हो। देन पीपीआई के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे हेडेक हो गया, डायरिया करवा देता है, देन इंक्रीज रिस्क फैक्टर ऑफ द कोलेस्ट्रिनम भी हो जाता है, देन डेफिशियल इन्फेक्शन भी कराने का रिस्क बढ़ जाता है पीपीआई से। देन ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस जो होता है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही होता है। देन इसके बाद फार्माकोलॉजिकल कोई रिस्पॉन्स नहीं होता मेडिसिन से तो आगे चल के सर्जरी करना होता है। सर्जरी को अपन जो कहते हैं फंडोप्लीकेशन, इसके सर्जरी का नाम होता है फंडोप्लीकेशन। ये हमें कब करना होता है, सबसे पहले आप मेडिकल थेरेपी देते जा रहे हैं, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, मतलब आराम नहीं लग रहा है, एंड लॉन्ग टाइम पीपीआई यूज फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, दैट इज लास्ट ऑप्शन। बट इतने लंबे टाइम तक पीपीआई नहीं ले सकता पेशेंट, तब अपन वहाँ पर बैरेट्स एसोफेगस मेटाप्लेजिया हो जाता है, तो उस केस में फिर सर्जरी प्रेफर करना होता है। देन कॉम्प्लिकेशंस हैं गर्ड के। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होता है, जैसे इसोफेजाइटिस हो गया, बैरेट्स एसोफेजाइटिस देखने को मिल जाता है, और इसके अलावा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा कि लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग ब्लड लॉस देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लिकेशन इसके गर्ड के देखने को मिलते हैं। देन वहाँ पर बिनाइन स्ट्रक्चर आइसोफेगल डेवलप्ड हो जाता है। देन गैस्ट्रिक वेलवुलस, वहाँ पर हाइटल हर्निया भी डेवलप्ड होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारे इसके गर्ड के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ध्यान दीजिएगा।
देन इसका सर्जरी देख लेते हैं कैसे होता है फंडोप्लिकेशंस को। ये जो फंडस ऑफ स्टमक होता है इसको फोल्ड करके आइसोफेगस के साथ अटैच्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है, वो थोड़ा सा कॉन्टैक्ट कर जाता है और इसके कारण जो एसिड रिफ्लेक्स होते हैं वो थोड़ा प्रिवेंट होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एकलेजिया या गर्ड में। सबसे पहले एज देखते हैं, उससे ही पता चल जाता है कि एकलेजिया का पेशेंट है या गर्ड की है। एकलेजिया का पेशेंट जो होता है तो यंग मोस्टली आता है और गर्ड का जो पेशेंट होता है एबव द 50 ईयर्स पेशेंट देखने को मिलता है मोस्टली। एकलेजिया में क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस जो होता है तो मैनोमेट्री होता है, लेकिन गर्ड में क्या होता है एंडोस्कोपी होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। एकलेजिया में क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस जो होता है तो नीमोमैटिक डायलेशन होता है और गर्ड में जो होता है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रीटमेंट पीपीआई होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और गर्ड में जो होता है पेन का कैरेस्टेटिक होता है वो हार्ट वन होता है। और जो एकलेजिया का जो होता है तो लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर का जो प्रेशर होता है इंक्रीज होता है, लेकिन जो गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लेक्शन डिसीज में जो होता है तो लोअर आइसोफेगस स्फिंक्टर का प्रेशर जो होता है तो डिक्रीज होता है। ये रहा इनका डिफरेंशिएशन एकलेजिया और गर्ड में। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।